गए फिर से एक ढांसू वीडियो लेकर और मचाएंगे इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि गाइस हम लोग ने स्टार्ट कर दिया हमारा 11th का जो भी एनसीईआरटी है, ठीक है, बायोलॉजी। तो गाइस हम लोग ने बायोलॉजी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग बायोलॉजी जो है एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन हम लोग पूरी स्टडी करने वाले, अच्छे तरीके से देखने वाले। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गाइस मैं आपको टीच नहीं कर रहा हूँ, आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आप ये समझो कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपका भाई हूँ, एंड हम दोनों मिलकर एक स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि लाइव स्टडी करते हैं ना, हम लोग पढ़ते रहते हैं, लाइव कर देते हैं वीडियो, फिर आप देख देख के उनकी भी आप पढ़ाई करते हो, उसी तरीके से हम लोग एक पढ़ाई करें। इसमें कुछ भी नहीं है। आपको अगर कुछ डाउट लगता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, मेरे से कुछ गलती हो जाती है, तो गाइस हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो ये जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मजेदार होने वाला, बिकॉज इसके अंदर हम लोग सारा का सारा स्टडी करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर देखो हम लोग ना पूरा का पूरा 11th बायोलॉजी में अभी यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ से हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 है, और इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग खाली खाली क्या देखेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। हमारे 11th का जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या था, लिविंग वर्ल्ड पहला हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, इसका हम लोग आज बेसिक स्टार्ट करने वाले, जिसमें हमारा एक साइंटिस्ट जी है, उन साइंटिस्ट जी का इंट्रोडक्शन देखने वाले, बस बेसिक। मतलब आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग साइंटिस्ट जी का इंट्रोडक्शन देखने वाले। भाई देखो हम एनसीईआरटी कैसे और क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज यार एनसीईआरटी में से हमारे एंट्रेंस एग्जाम को पार करने का पूरा पूरा क्वेश्चन भरपूर रखा होता है, पर हमें एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका नहीं पता होता है, इसलिए हम लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं निकाल पाते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हो ना, आपको सोचना है, आपको उसको पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उस लाइन में से, उस सेंटेंस में से कितने क्वेश्चन ड्राइव हो सकते हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज जो मैं पैराग्राफ आपके लिए लेकर आया हूँ ना, जो हमारा इंट्रोडक्शन है साइंटिस्ट का, उस पैराग्राफ में से कितने क्वेश्चन हम बना सकते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, फायदेमंद होगा, ठीक है। मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ उठाएंगे, साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन, अंशमेयर जी का जो है ना, साइंटिस्ट अंशमेयर जी, जो लिविंग वर्ल्ड के स्टार्टिंग में ऊपर वाले पेज पे हमारा रहेगा, अब एनसीईआरटी खोल के देखना, यहाँ पर दिख रहा है आपको, शो हो रहा है, ठीक है। तो इनका हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, मतलब भाई इन्होंने क्या बोला था, कैसा सारा चीज, यही आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आप इतना ध्यान देना, और कैसे और कहाँ से कितना क्वेश्चन बन सकता है मैं सारा यहाँ पर आपको बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट लाइन, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसे आपको नोट डाउन करना है। और यहाँ पर मेरा हैंड रिटन नोट्स मेरा मैं आपको देने वाला हूँ, अच्छा ठीक है, देख लो ध्यान से। अंशमेयर साइंटिस्ट है, इनका यहाँ पर ऐसा फोटो आपको दिख जा रहा है। तो ये जो हमारे अंशमेयर साइंटिस्ट है ना, इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1904 में, और इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि इनका डेथ हुआ था 2004 में, ठीक है। 2004 में मेरा भी जन्म हुआ था, ठीक है, मतलब ऐसा, ठीक है। तो समझ लिया ना, तो ये हमारे अंशमेयर जी के साइंटिस्ट है, और इनके बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मतलब गाइस यहाँ पर आप देखो, छोटा सा पैराग्राफ है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ है ना, ये इतना सा पैराग्राफ है ना, हम लोग इतने से पैराग्राफ की स्टडी आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इतने से पैराग्राफ के अंदर से कितने इंपॉर्टेंट लाइन है और कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं हमारे नीट एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, हम लोग सारा सारा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगा तो एक लाइक करके भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज डेली आपको मिलेंगे इस तरीके हमारा नीट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम लोग मिलकर। हो सकेगा गाइस आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट रहेगा तो फटाफट से हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आज का हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है, इसमें हम लोग हमारे साइंटिस्ट जी का पूरा हम लोग बेसिक देखने वाले, और उस पैराग्राफ में से कितना क्वेश्चन बन सकता है, कितना इंपॉर्टेंस लाइन है, सारा हम लोग देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे धीरे 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 पूरा हम लोग पढ़ के स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे, और लाइक कर दो, वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक अभी मत करना, पहले वीडियो पूरा वॉच कर लो, अगर आपको अच्छी लग जाए तो लाइक करना, ठीक है, अगर आपको इससे कुछ सीखना मिला हो तो चलो फटाफट हमारे नोट्स पे आते हैं, ठीक है। अभी आपको नोट्स दिखाऊंगा भाई, एकदम ढाफू नोट्स बनाए, मतलब इस साइंटिस्ट जी का जितना पैराग्राफ है ना, इतने का मैंने नोट्स यहाँ पर क्रिएट किया, हैंड रिटन नोट्स जो आपको देने वाला हूँ। सो फाइनली गाइस हमारा नोट्स यहाँ पर दिख रहा है, देखो फटाफट से नोट्स आ गया। तो ये हमारा क्या नोट्स है, और हमारे चैप्टर का नाम था लिविंग वर्ल्ड, एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी में डबल सी हो गया, तो सॉरी, ठीक है, गलती से हो गया था, तो डबल सी हो गया, ठीक है। तो द लिविंग वर्ल्ड हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, और उनके ऊपर ही आपको मिलेगा साइंटिस्ट जी का इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हमारा ग्रोथ है, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में, छोड़ो। फिर हमारा बायोलॉजी है, चलो बायोलॉजी का 11th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर का हम लोग सबसे पहले साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। साइंटिस्ट जी का इंट्रोडक्शन बहुत ही डिटेल में देखूंगा, एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, चलो आ जाओ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट, ध्यान देना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है, बिल्कुल से अपना टाइम पास यहाँ से मत करना, चलो आ जाओ। तो अंशमेयर, ये अंशमेयर हमारे एक साइंटिस्ट है, मैंने आपको इमेजेस दिखा दिया स्टार्टिंग में, ठीक है, आ जाओ। इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904 में, 5 जुलाई मतलब 5 जुलाई 1904 में इनका जन्म हुआ था इन कैंटम जर्मनी में, समझा। बस आपको इतना याद रखना है कि हमारे जो अंशमेयर थे उनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904, ठीक है, 5 जुलाई 1904 या फिर 5 जुलाई 1904 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कैंटम जर्मनी में हुआ था, समझा। इतना सा आपको याद करके रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अंशमेयर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए कि अंशमेयर जी का जन्म
5 जुलाई 1904 इन कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। ऐसा आपको आना चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये जो लाइन है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में साइंटिस्ट जी के लिए, तो इसे आपको याद करके रखना है। एनसीईआरटी का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसे आपको समझ के रखना है। चलो मेरे भाई आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो यार कपड़ा पहना हुआ आज, मतलब फीलिंग आ रही है, डॉक्टर की फीलिंग आ रही है। अभी अभी वो मिल जाता ना, वो कान में लगा के चेकअप करते चल चुप चुप, मतलब कैसे फीलिंग आती है ना डॉक्टर की फीलिंग। अरे भाई ये कोई डॉक्टर की कपड़ा नहीं है, मतलब ये क्या मालूम है, ये हमारा प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल जो लैब है ना वो प्रैक्टिकल कोड है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल कोड को मैंने यहाँ पर मतलब पहन लिया इसे यार, बस टाइम पास के लिए। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके बताना। चलो दूसरा लाइन हमारा क्या है यहाँ पर, ही वॉज कोल्ड, इन्हें क्या कहा जाता है, किसको, अंश मेयर जी को, और क्या कहा जाता है, उनके दूसरे नाम से क्या जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारे अंश मेयर जी का दूसरा नाम है जिससे लोग जानते हैं, उस नाम को बोलते हैं हम लोग द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इससे आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे अंश मेयर जी का दूसरा नाम है जो लोग इस नाम से जानते हैं, इनको ये भी कहा जाता है कि द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद करके रखना, ठीक है। चलो तो ये सेकंड है और ये हमेशा एग्जाम में आता है। ये मैंने बहुत ही मतलब बहुत सारा मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का। तो मेरे को ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में मिला है, ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत सारे पेपर में मिला है, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछता है, साइंटिस्ट के नाम देंगे, ठीक है, 3-4 साइंटिस्ट के नाम देंगे, अब बोलेंगे कि 20th ऑफ सेंचुरी, जब डार्विन 20th सेंचुरी किसे बोला जाता है, कि द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किस साइंटिस्ट को बोला जाता है, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा अंश मेयर जी को कहा जाता है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अच्छे से समझना, जो बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाइन ना पहले लाइन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आपको हमेशा याद रखना है कि अंश मेयर जी को दूसरे नाम से जाना जाता है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो हमारे अंश मेयर जी है, ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक है, मतलब साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट भी, इनको भी नाम आता है, इनको भी इंक्लूडेड किया गया है अंश मेयर जी को। तो हमारे अंश मेयर जी पूरे के पूरे 100 साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट हैं, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से। आपको क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये पॉइंट उतना खास नहीं है, जो यहाँ पर मैंने बताया कि 100 साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट है, ये कोई उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसे आपको कुछ करना नहीं। पर स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंश मेयर जी को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, उनका जन्म और कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझ के रखना है। तो चलो दोस्तों, यहाँ से हमारा 2 पॉइंट होता है क्लियर। अभी हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट में। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो लिख के रखा ना, ये उतना खास नहीं है, ठीक है, ये उतना खास नहीं, एग्जाम में कभी आया नहीं है, तो आ भी सकता नहीं है, ठीक है। अगर आया तो ठीक है, पर एक बार देख लो, बिकॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या लिखा है, ही आल्सो पेनियर द करंटली एक्सेप्टेड द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिस, मतलब जो इनका डेफिनेशन था बायोलॉजिकल स्पेसिस का डेफिनेशन जो इन्होंने दिया था, वो करंटली में क्या किया गया, एक्सेप्टेड किया गया, ठीक है, करंटली में एक्सेप्टेड किया गया। बस इतना सा है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको थोड़ा सा याद करके रखना यार, इतना तो कर सकते हैं ना, ठीक है। चलो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हुआ, तो ये पॉइंट उतना खास नहीं है, पर ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा याद करके रखना है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहाँ पर अभी देखो तीसरा पॉइंट क्या बोला है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूँ क्या, हाँ चलो आ जाओ। यहाँ पर ध्यान दो, तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोलता है, मेयर वॉज अवॉर्डेड, ठीक है, मेयर वॉज अवार्डेड द 3 प्राइज, कितने प्राइज हो भाई साहब, हमारे जो अंश मेयर जी 3 प्राइज से अवॉर्डेड किया गया, मतलब 3 प्राइज से उनको प्रोत्साहन किया गया भाई, उनको 3 प्राइज मिले। अभी किस में मिले, वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अरे भाई साहब, बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन, यानी कि 3 अवार्ड उनको मिले, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन, मतलब क्राउन ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पर देखो द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ये आपको याद करके रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने आप में बन जाता है, ठीक है, एग्जाम में आता है, ठीक है, कि द मेयर वॉज अवॉर्डेड द 3 प्राइज, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, समझा। यहाँ पर कुछ डाउट है क्या, अच्छे से समझ के रखना, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारा क्लियर हो गया क्या, ये हम लोग अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं मेरे भाई, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं जो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने देंगे, इतना चिंदी सबको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्या लिखा गया, द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, किसको कहा जाता है, कब मिला था, तो ये हमको मिला था, अंश मेयर जी को मिला था, 3 प्राइज मिला था, इन 3 प्राइज से अवार्डेड किया गया था, इसको हम बोलते हैं द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, जो आपको हमेशा याद करके रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने आप में बन जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब 3 प्राइज कौन कौन थे, उनका नाम क्या था और कब उनको मिला था, ठीक है, वो 3 प्राइज कौन कौन से थे और प्राइज का नाम क्या था, उनको कब मिला था। देखो पहला प्राइज हमारा था द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी,
द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, यहाँ पर ध्यान दो, द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी कब मिला था उनको? 1994 में। कब मिला था? 1994 में। द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994 में उसको अवॉर्डेड किया गया था। मतलब हमारे अंश मेहर जी को सबसे पहला प्राइज मिला था द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी का 1994 में उनको मिला था। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है, अभी याद हो जाए, अभी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई, बहुत ढांचू तरीके से मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे प्राइज उनको मिलता था इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी का, ठीक है, 9 लेख खा रहे हैं, मतलब जिसमें मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ ना, पर लेख खा रहा है मतलब बहुत आड़ा टेढ़ा चल रहा है, मतलब सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, मैं जो बता रहा हूँ आपको बस उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो पहला प्राइज सीख गया हम लोग ने। सेकंड प्राइज यहाँ पर, सेकंड प्राइज यहाँ पर क्या दिया है? बल्जन प्राइज। बल्जन प्राइज इन 1983 हमारे अंश मेहर जी को सेकंड प्राइज मिला था, बल्जन प्राइज जिसका नाम है। कब मिला था? 1983 के अंदर मिला था, मतलब 1983 के अंदर उनको बल्जन प्राइज मिला था। उनका सेकंड प्राइज का नाम क्या था? बल्जन प्राइज, जो कब मिला था? 1983 के अंदर मिला था, ठीक है। तीसरा प्राइज हमारे अंश मेहर जी को मिला था क्राफोर्ड प्राइज। क्या मिला था? क्राफोर्ड प्राइज मिला था। कब मिला था? 1999 में। कब मिला था? 1999 में। क्या नाम था उसका? क्राफोर्ड प्राइज। तो गाइस ये आपको याद करके रखना, ये जो 3 प्राइज है ना, यहाँ पर हमारे अंश मेहर जी को मिले थे, अंश मेहर जी को मिले थे। और इन्हीं 3 प्राइज को हम लोग बोलते हैं द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, आपको हमेशा याद रखना है। और कौन सा प्राइज कब मिला था, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, बिकॉज कैसे देखो यहाँ पर आपको दे देगा कि द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, यहाँ पर फिर यहाँ पर जो आपको ये नंबर दिख रहा है ना, यहाँ पर 1994, तो यहाँ पर अलग अलग नंबर दे देगा भाई, और बोलेगा बताओ कि हमारा जो इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी है अंश मेहर जी को कब मिला था, किस ईयर में मिला था, ये आपको आना चाहिए, समझा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से आपको ये ध्यान देना है। तो इन तीनों में से कोई भी भाई कोई सा भी प्राइज का नाम दे सकता है, कोई भी प्राइज का नाम दे देगा और बोलेगा बताओ किस ईयर में मिला था, या फिर यहाँ पर ईयर दे देगा, ठीक है, और बोलेगा भाई बताओ कौन सा प्राइस है, कौन सा प्राइस इस ईयर के अंदर मिला था। बिकॉज कैसे, अगर बोल दिया 1999 दिया और बोला बताओ इसके अंदर हमारे अंश मेहर जी को कौन सा प्राइज मिला था, तो आप क्या बताओगे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1999 में क्राफोर्ड प्राइज हमारे अंश मेहर जी को मिला था, ठीक है। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने आप में बन जाता है, इससे हमेशा याद रखना यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसे हल्के में मत लेना वरना मार्क्स जा सकते हैं भाई, नीट है, एनसीईआरटी है, हल्के में मत लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सारा ऊपर का समझा ना, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई, इतना अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जिससे आपको जो एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट मैंने उठाया जो इंपॉर्टेंट था उसे मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपने पढ़ लिया, इतना आपने नोट्स लिख के याद कर लिया, तो समझो आपकी एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन का साइंटिस्ट का आपका हो गया। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे अगला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर। फिर जो हमारे अंश मेहर जी थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे जो अंश मेहर जी थे ये पूरा के पूरा 100 साल इन्होंने जिया था, मतलब सेंचुरी पार है भाई, सेंचुरी पार, मतलब 100 साल पूरा इन्होंने जिया, फिर बाद में उनकी डेथ हो गई। मतलब भाई 100 साल के बाद ये मरे थे, मतलब कब मरे थे? 2004 में, और 2004 में अपन आया था मतलब सॉरी, ऐसा समझा ना। तो हमारे जो अंश मेहर जी थे पूरे 100 साल के हो गए थे तब उनकी डेथ हुई थी, समझा। यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी देखो हमारा जो इंट्रोडक्शन था साइंटिस्ट जी का वो खत्म हो चुका है गाइस, इंट्रोडक्शन साइंटिस्ट जी का खत्म हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये जो नोट्स मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको दिखाया, इससे आपको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना और इसे अच्छे से पढ़ना, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नोट मैंने अपने हाथों से बनाया। अगर मैं कुछ पॉइंट छोड़ देता हूँ, कुछ मैंने नहीं लिखा है जो आपको एनसीईआरटी में दिखता है, तो आपको अपने नोट्स में उस एनसीईआरटी का पॉइंट को इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, फिर यहाँ का आज का वीडियो लेक्चर हम बंद करेंगे, ठीक है। तो देखो, द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड द फादर ऑफ जूलॉजी एंड द फादर ऑफ बोटेनी, मतलब गाइस ये पूछता है कि जो हमारा जूलॉजी उसका फादर कौन है, या फिर हमारा जो बोटेनी उसका फादर कौन है, फिर बायोलॉजी का फादर कौन है, ठीक है। ऐसा एग्जाम में पूछता है, तो आपको क्या होना चाहिए? साइंटिस्ट के नाम याद होना चाहिए कि कौन सा किसका फादर है। पिता नहीं बोल रहा हूँ भैया, साइंटिस्ट का भाषा है, मतलब साइंस का भाषा है, समझो जरा, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को। किसको? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट है, हमारे साइंटिस्ट है, उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल को बोला जाता है द फादर ऑफ बायोलॉजी। फिर द फादर ऑफ जूलॉजी, हमारे एरिस्टोटल को भी बोला जाता था फादर ऑफ जूलॉजी, मतलब दोनों को एरिस्टोटल को फादर बोला जाता है, यानी कि हमारे बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल है, हमारे जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल है, आपको हमेशा समझ के रखना है, ठीक है। उसके बाद द फादर ऑफ बोटेनी, बोटेनी के फादर कौन थे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस हमारे क्या थे? बोटेनी के फादर थे। देखो थियोफ्रेस्टस, ठीक है, हमेशा याद रखना, थियोफ्रेस्टस हमारे बोटेनी के फादर थे। किसके फादर थे? बोटेनी के फादर थे। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो एनसीईआरटी में होगा, मेरे को अच्छा लगा, मुझे थोड़ा सा लगा कि बताना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया, ये आपको लिखना है। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने फाइनली पूरा क्लियर कर लिया है। यहाँ पर आगे कुछ लिख के रखा है, इसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। देखो यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी ये क्या है गाइस? ये जो है
है ना, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होते हैं, ठीक है, जिससे हम बता सकते हैं कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नहीं है, समझा। जिससे हम लोग बता सकते हैं कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। हम लोग इन कैरेक्टरिस्टिक को देख के बता सकते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, समझा ना। तो ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया एंड कॉन्शियसनेस हो गया। तो गाइस ये 4 से 5 जो यहाँ पर पॉइंट है, 5 पॉइंट है, ठीक है। अब हर एक पॉइंट जैसे कि ग्रोथ हो गया, तो कल की जो वीडियो आने वाली है ना, उसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट इस ग्रोथ के बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। जो भी एनसीईआरटी में दिया रहेगा मैं सारा नोट्स बनाऊंगा, हैंड रिटन नोट्स, और आपको इस तरह से दिखा के पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो गाइस मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। ये हम लोग मैं भी 11th में हूँ, मैं भी 11th की पढ़ाई कर रहा हूँ, आप भी 11th में, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, बस उसी नोट्स को मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपको भी अपने ऊपर फॉलो करना है, आपको लिखना है और याद करना है। कुछ मेरे से छूट जाता तो उसे आपको नोट डाउन कर लेना आपके एनसीईआरटी में से देख के, ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने पूरा का पूरा साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन देख लिया। अभी हम लोग कल के वीडियो में क्या देखेंगे, ग्रोथ के बारे में, यानी कि एनसीईआरटी का जो ग्रोथ वाला है ना पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग ग्रोथ के बारे में क्या क्या एनसीईआरटी में लिखा है, कितना पॉइंट लिखा है, सारा मैं कल हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा, जो आपके साथ शेयर करूंगा, और इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे, फिर आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे होता है, फिर मेटाबॉलिज्म देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कॉन्शियसनेस। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग धीरे धीरे हर एक वीडियो के अंदर वीडियो वाइज देखेंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला अपने आप में, ठीक है। तो दोस्तों यार अभी तक मुझे लगा होगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ रहेगा। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, एक लाइक कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे भाई जो भी नीट एस्पिरेंट है, जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाल वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है हमारा